मुंबई के एक पॉश इलाके में लोगों के घरों पर एक फल वाला रोज सुबह सुबह ताजे फल बेचने आता था। वह अपनी मीठी बातों और सौम्य व्यवहार के कारण जल्दी ही इलाके के कई घरों में पसंदीदा बन गया। परंतु इसी बीच कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई घरों में छोटे मोटे चोरी के मामले सामने आने लगे। लोगों को शक हुआ कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि चोर को घर के अंदर की जानकारी रहती थी। कुछ महिलाओं ने सीआईडी को इसकी सूचना दी। एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत को यह मामला सौंपा गया। टीम ने सबसे पहले उन घरों की सूची तैयार की जहां चोरी हुई थी। सभी ने बताया कि चोरी के दिन फल वाला जरूर आया था। दया और अभिजीत ने एक योजना बनाई। उन्होंने इलाके के एक घर में नकली ग्राहक बनकर निगरानी करनी शुरू की। घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। जैसा अनुमान था, फल वाला आया और घर वालों के साथ बातचीत करते हुए घर के अंदर तक नजर डालने लगा। जब उसने देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने धीरे से अलमारी के पास एक चिपकने वाला डिवाइस चिपका दिया। अगले दिन सीआईडी ने उस डिवाइस को ट्रैक किया और फल वाले के असली ठिकाने पर पहुंच गए। वहां उन्हें चोरी के कई सामान मिले। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह महंगे घरों को निशाना बनाकर चोरी करता था और अंदर की जानकारी इकट्ठा करता था। एसीपी ने कहा, दुनिया में हर काम से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो लोग गलत रास्ता चुनते हैं, उनकी सजा तय है। फल वाले का पर्दाफाश हो चुका था और इलाके के लोग अब सावधान हो गए थे। सीआईडी ने एक बार फिर अपने काम से साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। मुंबई पुलिस के प्रतिष्ठित सीआईडी विभाग में एक केस आया जिसने सभी की रूह कंपा दी। एक पुरानी वीरान हवेली में रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं और लोग इसे भूतिया मानने लगे थे। हवेली को देखे हुए 40 साल हो चुके थे और तब से किसी ने इसमें कदम नहीं रखा था। हवेली के मालिक ने इसे अब बेचने का निश्चय किया, लेकिन खरीदार को भी किसी डरावनी घटना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने इसे खरीदने से मना कर दिया। सीआईडी की टीम को ये केस सौंपा गया। टीम में एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी सदस्य थे। केस की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तुरंत हवेली के मालिक से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी ली। एसीपी प्रद्युम्न और उनकी टीम हवेली की ओर रवाना हुई। हवेली एक सुनसान इलाके में थी, जो घने पेड़ों और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच स्थित थी। हवेली तक पहुंचते ही एक अजीब सी सर्द हवा ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली के दरवाजे पर बड़ी बड़ी जंजीरें लटकी हुई थीं, जिन्हें खोलते ही एक अजीब सी बदबू आई। अंदर दाखिल होते ही टीम ने देखा कि हवेली में चारों ओर धूल जमी हुई थी। कमरे पुराने फर्नीचर और पेंटिंग्स से सजे हुए थे, जो बुरी तरह खराब हो चुके थे। दीवारों पर पेंटिंग्स के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वह जिंदा हो और उन्हें देख रहे हों। हवेली के अंदर जाते ही अचानक एक तेज आवाज आई, मानो किसी ने चीख मारी हो। दया ने दरवाजे की सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे। अभिजीत ने जांच की तो पता चला कि ये धब्बे बहुत पुराने थे। एसीपी ने सबको अलग अलग कमरों में जाने का आदेश दिया। दया को एक पुराना कागज मिला जिसमें किसी का नाम और तारीख लिखी थी। ये कागज हवेली के पिछले मालिक के नाम का था, जो उस समय से ही लापता थे। सभी को एक कमरे में कई रेंगने की आवाजें सुनाई दी। अभिजीत ने दीवार की तरफ इशारा किया और देखा कि एक पुराना दरवाजा था, जो सीधा हवेली के तहखाने में खुलता था। उन्होंने फैसला किया कि वे तहखाने में जाएंगे, लेकिन बिना पूरी टीम के जाना जोखिम भरा था। अगले दिन पूरी टीम दोबारा हवेली में गई और तहखाने का दरवाजा खोला। तहखाने में दाखिल होते ही वहां गहरी अंधेरी सुरंग दिखी। सुरंग में आगे बढ़ते हुए टीम ने एक छोटी सी चौकी देखी, जिस पर जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि इतने सालों बाद भी वहां कोई मोमबत्ती जल रही थी। एसीपी ने तहकीकात की और पाया कि कोई इस जगह पर आते जाते रहता है। तहखाने के एक कोने में एक बंद तिजोरी थी। दया ने अपने बल से उसे खोलने का प्रयास किया और जैसे ही तिजोरी खुली, एक तेज धमाका हुआ। तिजोरी में रखा कागज का टुकड़ा फट गया, लेकिन उसमें लिखे कुछ शब्द साफ पढ़े जा सकते थे, मृत्यु की सजा और सुरक्षा। सीआईडी ने तहखाने से कुछ पुराने दस्तावेजों को उठाया और उन्हें पढ़ने पर पता चला कि हवेली के पिछले मालिक का नाम रघुराज सिंह था। उन्होंने हवेली में कई गुप्त व्यापार किए थे, जिनमें से कुछ अवैध थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि हवेली में कालू नाम का एक आदमी था, जो रघुराज सिंह का विश्वासपात्र था। तहकीकात में पता चला कि रघुराज सिंह के कई दुश्मन थे। किसी ने हवेली पर हमला किया और रघुराज सिंह तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला।
कालू ने रघुराज के परिवार की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वह भी तहखाने में फंस गया। उसके बाद से इस हवेली में कोई नहीं आया। जांच के दौरान सीआईडी टीम को हवेली के बगीचे में एक ताजा शव मिला। शव किसी अज्ञात व्यक्ति का था और उसके गले पर काले निशान थे। एसीपी ने सोचा कि ये निशान उस आदमी के संघर्ष को दर्शाते हैं। टीम ने वहां से नमूने एकत्र किए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि शव पर लगे निशान असल में रस्सी के हैं और उस व्यक्ति की हत्या केवल कुछ दिनों पहले हुई थी। अब यह साफ हो गया कि हवेली में कोई न कोई आकर किसी रहस्यमयी कारण से लोगों की जान ले रहा है। सीआईडी टीम ने तहखाने के चारों ओर और भी गहराई से छानबीन की और उन्हें एक कोने में कुछ अजीबोगरीब संकेत मिले। ये संकेत किसी तंत्र मंत्र से जुड़े थे। एसीपी ने इस तथ्य का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि हवेली में तांत्रिक क्रियाएं की जाती रही हो। शायद तंत्र मंत्र के जरिए हवेली के निवासियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया हो। इसके बाद सीआईडी को हवेली में एक बुजुर्ग आदमी मिला जो उन्हें देखकर डर गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह कालू का बेटा है और उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था। उसने हवेली में बुरी आत्माओं का डर पैदा करके लोगों को डराना शुरू कर दिया ताकि कोई वहां न आए। पूरी जांच के बाद एसीपी ने सारे सबूतों को इकट्ठा किया और सभी को समझाया कि वास्तव में यहां कोई आत्मा नहीं थी। कालू का बेटा लोगों को डराने के लिए अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। उसने पुरानी कहानियों का फायदा उठाया और हवेली को डरावनी कहानियों से जोड़ दिया ताकि लोग वहां न आए। जब सीआईडी ने कालू के बेटे को गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने हवेली के इतिहास को लोगों के दिमाग में भूतिया बना दिया। हवेली का रहस्य सुलझ गया। सीआईडी की टीम ने साबित कर दिया कि किसी भी डरावनी जगह का राज उसके इतिहास में छुपा होता है। लोगों के डर का फायदा उठाकर कालू के बेटे ने इस हवेली को भूतिया बना दिया था, लेकिन सीआईडी की कड़ी मेहनत और हिम्मत ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। एसीपी प्रद्युमन ने सबको बधाई दी और कहा, यह भी एक केस था, पर यह हमें यह भी सिखाता है कि इंसान का डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक हम अपने डर पर काबू नहीं पाते तब तक हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना होटल, जिसे लोग भूतिया होटल के नाम से जानते हैं, अपनी भूतिया घटनाओं के कारण कुख्यात हो चुका था। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग इसे शापित मानते थे। होटल के कर्मचारियों ने दावा किया था कि रात के समय रहस्यमय घटनाएं होती हैं और उन्होंने कुछ कमरे सील कर रखे थे। कई लोग रात में इस होटल में ठहरने के बाद परेशानियों का सामना कर चुके थे। कुछ ने तो यहाँ से गायब हो जाने की भी घटनाएं बताई थीं। इसी रहस्य का समाधान करने के लिए सीआईडी की टीम को बुलाया गया। सीआईडी टीम में एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और अभिजीत शामिल थे। उन्हें इस भूतिया होटल में घट रही घटनाओं के रहस्य को सुझाने का जिम्मा सौंपा गया। जैसे ही टीम होटल में पहुंची, उन्हें सबसे पहले होटल के मालिक मिस्टर कपूर ने रिसीव किया। उन्होंने बताया कि होटल को बेचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ कोई भी ठहरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्टर कपूर ने सीआईडी टीम को बताया कि होटल में कई बार असामान्य घटनाएं हुई हैं और कुछ लोग तो यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक कमरा खासकर काफी रहस्यमय है, जहां अक्सर रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। उस कमरे में किसी का भी जाना मना था। ये सुनकर सीआईडी टीम का कौतूहल और बढ़ गया और उन्होंने होटल की पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। सीआईडी टीम ने होटल में ही रात गुजारने का फैसला किया। उन्हें सबसे पहले रहस्यमयी कमरा नंबर 307 पर नजर रखनी थी। रात के करीब 1 बजे टीम ने उस कमरे से हल्की हल्की आवाजें और एक परछाई देखी। दया ने तुरंत कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाने पर पाया कि वहां कोई नहीं था। कमरे की जांच करते हुए अभिजीत ने पाया कि कमरे में दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। दीवार पर लाल रंग के धब्बे थे जो खून की तरह लग रहे थे। एसीपी प्रद्युमन ने यह देखकर कहा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस कमरे के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। सीआईडी टीम ने होटल के पुराने कर्मचारी रमेश से पूछताछ की। रमेश ने बताया कि यह होटल पहले एक पुराने राजा की हवेली थी। कई साल पहले यहाँ एक भयावह हादसा हुआ था जिसमें राजा की बेटी की मौत हो गई थी। उसके बाद से लोग कहने लगे कि इस होटल में उसकी आत्मा का वास है। रमेश ने यह भी बताया कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में सफेद साड़ी में एक लड़की घूमती हुई दिखाई देती है। रमेश की बातें सुनकर टीम को शक हुआ कि यह सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे जांचने का निर्णय लिया। अगली रात सीआईडी टीम ने कमरे में एक कैमरा और कुछ अन्य उपकरण लगा दिए ताकि किसी भी घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। रात के करीब 2 बजे कैमरे में अचानक हलचल हुई और उसमें कुछ परछाई सी दिखाई दी। ये देखकर दया ने कहा, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें इस कमरे के सारे एंगल से जांच करनी होगी। कैमरे में यह भी रिकॉर्ड हुआ कि खिड़की के पास से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। इस कमरे की खिड़की से जब अभिजीत ने बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि बगीचे में किसी ने हल्की रोशनी जला रखी है। टीम ने फौरन बाहर जाकर उस बगीचे की जांच की। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली जो मिट्टी में दबा दी गई थी।
इस तिजोरी को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने कागजात और राजा के शासनकाल से जुड़ी चीजें मिली। सीआईडी टीम ने उस तिजोरी में मिले कागजातों की गहन जांच की। उन्होंने पाया कि उन कागजातों में उस राजा की बेटी के गायब होने का जिक्र था और उसमें एक सेवक का नाम भी लिखा था जिसने राजा की बेटी की हत्या की थी। सेवक का नाम श्यामलाल था और वह राजा के खजाने को चुराने की कोशिश में था। इस जानकारी के साथ सीआईडी टीम को यह समझ में आने लगा कि शायद ये भूतिया घटनाएं किसी को डराने और रहस्य छिपाने के लिए की जा रही थी। सीआईडी टीम ने इस कहानी को गहराई से खंगालने का निर्णय लिया। सीआईडी टीम ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे। फुटेज में दिखा कि रात के समय होटल में कोई घुसपैठ कर रहा था। टीम ने एक योजना बनाई और अगली रात खुद उस जगह पर निगरानी के लिए छुप गए। करीब आधी रात को उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सफेद साड़ी पहने कमरे में प्रवेश कर रहा है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। दया और अभिजीत ने उस व्यक्ति का पीछा किया और पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वह व्यक्ति रमेश का भाई था और वह इस होटल में इन भूतिया घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसका मकसद था कि होटल के मालिक डर के मारे इसे बेच दें और वह इसे सस्ते दामों में खरीद सके। सीआईडी टीम ने पूरी योजना को समझते हुए होटल के मालिक को इसकी जानकारी दी और रमेश और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इस केस के बाद होटल को भूतिया कहानियों से आजादी मिली और लोग एक बार फिर से वहां ठहरने लगे। सीआईडी टीम की सूझबूझ और कड़ी मेहनत से इस रहस्य को सुलझा लिया गया। सीआईडी मुख्यालय में एक शांत दोपहर का समय था जब अचानक एसीपी प्रद्युम्न के पास एक फोन कॉल आया। कॉल एक स्थानीय फॉरेस्ट ऑफिसर का था जिसने जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं। उन्होंने बताया कि कुछ पर्यटक जंगल में गहरी खोह के पास गए थे और वहां उन्हें एक अजीबोगरीब मशीन जैसी चीज दिखी थी। यह मशीन दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि वहां अजीबोगरीब रोशनी और धुआं भी निकल रहा था। एसीपी प्रद्युम्न ने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है और शायद किसी बड़े रहस्य से जुड़ा है। उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभिजीत, दया और टीम के अन्य सदस्य पूरी सतर्कता के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जंगल में पहुंचते ही टीम को एक अनोखा वातावरण महसूस हुआ। वहां की हवा में अजीब सी गंध थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें उस स्थान की तरफ इशारा किया जहां वह मशीन थी। ये जगह जंगल के बहुत अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में थी। वहां पहुंचते ही टीम ने देखा कि जमीन के ऊपर एक बड़ा सा गोलाकार हिस्सा खुदा हुआ था और उसमें नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। जैसे ही टीम ने नीचे उतरना शुरू किया, अंधेरा घना होता गया। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और नीचे उतरते उतरते एक बड़ी गुफा में पहुंचे। वहां सामने एक विशाल और अनोखी मशीन पड़ी थी। मशीन धातु से बनी हुई थी और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लेख अंकित थे। मशीन के चारों ओर लाल और नीले रंग की अजीब रोशनी जल रही थी, जिससे ये प्रतीत होता था कि ये मशीन अभी भी सक्रिय है। एसीपी प्रद्युम्न ने अभिजीत और दया से कहा कि वे इस मशीन का अच्छे से निरीक्षण करें। अभिजीत ने मशीन पर लगे कुछ बटन और लीवर को देखा, जो किसी पुराने यंत्र के जैसे लग रहे थे। उन्होंने पाया कि इस मशीन का डिजाइन बिल्कुल अलग था, जैसे कि इसे हजारों साल पहले किसी ने बनाया हो। मशीन पर बने प्राचीन लेख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई समय यात्रा का उपकरण हो सकता है। मशीन को देखकर टीम के सदस्य हैरान थे। कोई इस मशीन को कैसे बना सकता है? ये कैसी तकनीक है जो हजारों साल पहले मौजूद थी? क्या वास्तव में ये समय यात्रा का उपकरण हो सकता है? इन सवालों ने टीम के हर सदस्य को उलझा दिया। अचानक दया ने एक बटन को छू दिया और तभी एक जोरदार आवाज के साथ मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। मशीन से नीले रंग की एक किरण निकली और सब कुछ रोशन हो गया। टीम को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। चारों ओर अंधेरा छा गया और कुछ ही क्षणों में वे सब कहीं और खड़े थे। जब रोशनी धुंधली हुई तो टीम ने देखा कि वे एक अजीब और प्राचीन जगह पर हैं। उनके चारों ओर प्राचीन शहर के खंडहर, महल और मंदिर दिख रहे थे। ये दृश्य किसी इतिहास के पन्नों से निकला हुआ लग रहा था। टीम को समझने में देर नहीं लगी कि वे समय में पीछे चले गए हैं। वहां के लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे और उनके हथियार भी प्राचीन थे। सीआईडी टीम को वहां किसी जासूस की तरह देखा जा रहा था। लोगों ने उनके आधुनिक कपड़ों और यंत्रों को देखकर उन पर शक करना शुरू कर दिया। एसीपी प्रद्युम्न ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए वहां के लोगों से बातचीत की और यह समझाने की कोशिश की कि वे यात्री हैं और यहां गलती से आ गए हैं। वहां के एक राजा ने उन्हें अपनी सभा में बुलवाया। सीआईडी टीम ने राजा को अपनी स्थिति समझाई और बताया कि वे गलती से इस समय में आ गए हैं और उन्हें वापस अपने समय में लौटना है। राजा ने टीम को एक अनुभवी वैज्ञानिक से मिलवाया जो उस समय में रहस्यमय विज्ञान पर काम कर रहा था।
इस वैज्ञानिक का नाम मुनि वशिष्ठ था और वह समय यात्रा की संभावनाओं पर शोध कर रहा था। मुनि वशिष्ठ ने सीआईडी टीम की बात सुनी और समझा कि वे भविष्य से आए हैं। मुनि वशिष्ठ ने बताया कि उन्होंने भी एक ऐसा यंत्र बनाने का प्रयास किया था जो समय की यात्रा करा सके, लेकिन उनका यंत्र पूरा नहीं हो पाया था। सीआईडी टीम ने मुनि वशिष्ठ को उस मशीन के बारे में बताया जिसे उन्होंने जंगल में खोजा था। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि शायद वह उसी का अधूरा यंत्र है जो किसी कारणवश हजारों साल तक वहीं पड़ा रहा और फिर सक्रिय हो गया। मुनि वशिष्ठ ने सीआईडी टीम को वापस भेजने की योजना बनाई। उन्होंने उस यंत्र के कुछ बटन और लीवर को फिर से सेट किया ताकि टीम को उनके समय में वापस भेजा जा सके। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि समय यात्रा में कुछ खतरे भी हो सकते हैं। सीआईडी टीम ने मुनि वशिष्ठ के बताए अनुसार उस मशीन में सभी बटन और लीवर को सही तरीके से सेट किया और प्रार्थना की कि वे सुरक्षित अपने समय में वापस लौट सकें। टीम ने एक साथ मशीन को सक्रिय किया। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, फिर से वही नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और टीम के चारों ओर एक धुआं सा फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पाया कि वे वापस जंगल के उसी गुफा में खड़े हैं जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। सुरक्षा की दृष्टि से सील करना। अपने समय में लौटकर सीआईडी टीम ने राहत की सांस ली। ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव थी। इस घटना से सीख लेते हुए एसीपी प्रद्युम्न ने आदेश दिया कि उस गुफा को और उस मशीन को सुरक्षित तरीके से सील कर दिया जाए ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। टीम ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य वैज्ञानिकों को भी इसकी सूचना दी ताकि इस पर शोध किया जा सके और इसके रहस्यों को और गहराई से समझा जा सके। ये घटना सीआईडी टीम के लिए एक सीख थी कि विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और समय यात्रा जैसी चीजें बेहद जटिल और खतरनाक हो सकती हैं।